के मालदीव नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ चैंपियनशिप जीती। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर भारतीय फुटबॉलर टीम को दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी के 80 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी करने पर भारत के सुनील छेत्री को भी दी बधाई। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। खबरें विस्तार से। शुरुआत दक्षिण भारत के राज्य केरल से करते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कई जगह लैंडस्लाइड्स के कारण हालात बेकाबू हो रही हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कोट्टयम जिले के कोट्टकल इलाके में भूस्खलन हादसे में शव बरामद हुए हैं। इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। बारिश की वजह से इडुक्की जिले में भी 2 लोगों की मौत की खबर है। इडुक्की में 7 अन्य लोग अब भी लापता हैं। केरल में तबाही की बारिश ने कईयों को बेघर कर दिया है। अरब सागर में लो प्रेशर एरिया केरल तट पर पहुंच गया है, जिससे दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण त्रिवेंद्रम, कोल्लम, पत्थनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की में नदियां, नाले, नहरें उफान पर है। त्रिशूर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों और अन्य आपदा संभावित क्षेत्रों और नदी के किनारे के स्थित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। वहीं मछली पकड़ने वाले नौकाओं के समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। केरल में भारी बारिश के कारण 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पदनमथिट्टा, एर्नाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की और त्रिशूर में रेड अलर्ट जारी रहेगा। वहीं कुछ इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में बाढ़ से निपटने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी से तैनात हैं। सेना की एक टुकड़ी कोट्टायम में तैनात है, वहीं एक और दूसरी टुकड़ी त्रिवेंद्रम में तैनात की गई है। एनडीआरएफ की 11 टीमें भी राहत बचाव में लगाई गई हैं। एयरफोर्स को फिलहाल तैयार रहने को कहा गया है। MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम विजयन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव के इंतजामों पर जोर दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, हम भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद मुहैया करवाएगी। बचाव कार्यों में मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें पहले ही भेजी जा चुकी हैं। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और पश्चिमी विक्षोभ और कम दबाव क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पश्चिम यूपी और हरियाणा में आज और कल गरज के साथ बौछारें पड़ने और भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तेलंगाना के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से बादल शनिवार की दोपहर के बाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में भारी बारिश की गतिविधि आज से काफी कम हो जाएगी। इसी बीच आज सुबह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जैसे ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दादरी, नोएडा, पीलाखुआ, हापुड़, बुलंदशहर, जहांगीराबाद में हल्की बारिश हुई। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर एक दलित व्यक्ति की पीट कर हत्या करने के मामले में शनिवार रात को और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि इन आरोपियों को सिंगू बॉर्डर से पकड़ा गया है। इससे पहले शनिवार शाम को एक अन्य आरोपी नारायण सिंह को अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतसर जिले के अमरकोट गांव से गिरफ्तार किया। वहीं शुक्रवार को आरोपी निहंग सरबजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। सोनीपत की एक अदालत ने सरबजीत सिंह को शनिवार को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे पहले दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल के पास हुई एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस निर्मम हत्या समेत पूर्व की कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की मांग करने वाली पहले से दाखिल एक याचिका पर शीघ्र सुनवाई की भी मांग की है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज से सामाजिक संपर्क अभियान की शुरुआत की। पार्टी के मोर्चे अभियान के तहत सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलनों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र लेकर जन जन से जुड़ेंगे। पार्टी आज से 31 अक्टूबर तक 27 सम्मेलन आयोजित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की प्रदेश भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और ऐतिहासिक निर्णयों के साथ संवाद कर रही है। पार्टी के लिए सामाजिक संपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कामों का उल्लेख किया और कहा कि 2017 से पहले राज्य में गरीबों के पास आवास नहीं थे, लेकिन आज उनकी सरकार गरीबों को आवास दे रही है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। 2017 के पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के शौचालय नहीं बन पा रहे थे। आज 2,61,00,000 गरीबों के शौचालय बनाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लखनऊ में भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से काफी विकास हुआ है। हर घर बिजली पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। 2017 के पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के शौचालय नहीं बन पा रहे थे। आज 2,61,00,000 गरीबों के शौचालय बनाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने 2014 से पहले शासन करने वालों को देखा होगा। ये लोग नारा भी लगाते थे। इनका नारा था सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास। सबके सुख की कामना, सबके आरोग्यता की कामना, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबके विकास का। सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं, आप सबके सामने हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में कोई भी दंगा नहीं हुआ, जो पहले त्योहारों पर एक आम बात थी और होते रहते थे। पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से इजरायल के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और वहां की संसद नेसेट के स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। जयशंकर अपने इजरायली समकक्ष याइर लैपिड के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 18 से 19 अक्टूबर को सूडान गणराज्य की यात्रा करेंगे। वी मुरलीधरन सूडान गणराज्य की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति जनरल साल्वा, प्रधानमंत्री एम अब्दुल्ला हमदोक और विदेश मंत्री डॉक्टर मरियम अल सादिक अल महदी के साथ आपसी हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही वहां के संप्रभु परिषद के अध्यक्ष प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल फतेह अब्देल रहमान अल बुरहान के साथ भी बैठक करेंगे। इसके साथ ही विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 20 से 22 अक्टूबर को दक्षिण सूडान की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री माइक आई डेंट तथा अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। वे जूबा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और भारतीय उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन की इस यात्रा से दोनों देशों के साथ संबंधों को गति मिलेगी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधियों और चट्टोग्राम में भारत के सहायक उच्चायुक्त अनिंग बैनर्जी ने चटगांव युद्ध कब्रिस्तान में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कब्रिस्तान में 751 युद्ध कब्रें हैं, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, म्यांमार, नीदरलैंड, जापान और भारतीय सैनिकों की कब्रें हैं। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के दौरान भारत उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सम्मान और प्रशंसा के साथ देखता है जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। त्रिपुरा पुलिस कर्मियों की बाइक रैली जो 15 अक्टूबर को त्रिपुरा से शुरू हुई थी, शनिवार रात गुवाहाटी पहुंची। 128 सीआरपीएफ ट्रांजिट कैंप में रुकी। इस रैली में 25 लोग शामिल थे। गुजरात जाने वाली टीम आज सुबह गुवाहाटी से रवाना हुई है। प्रस्थान से पहले टीम ने गुवाहाटी में प्रतिष्ठित गांधी मंडप का भी दौरा किया। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के सहायक कमांडेंट सुदर्शन दास ने उल्लेख किया कि उन्हें लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जो त्रिपुरा से शुरू होकर गुजरात के केवड़िया तक पहुंचेगी, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। उन्होंने आगे बताया कि टीम भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय रूप से मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस में त्रिपुरा के साथ उत्तर पूर्व का भी प्रतिनिधित्व करेगी। इंडिया का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जो 31 अक्टूबर बर्थडे है, तो उनका जो उद्देश्य में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गुजरात में, उधर सेंट्रली बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय एकता दिवस का प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें हम नॉर्थ ईस्ट का तरफ से त्रिपुरा स्टेट से त्रिपुरा पुलिस हम लोग 25 बाइक लेके उधर 3500 किलोमीटर तकरीबन डिस्टेंस कवर करके हम लोग उधर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और साथ में ये नॉर्थ ईस्ट का हर आदमी का ये पैगाम लेके जा रहा है कि भारत का जातीय संहति, ऐक्य एवं संप्रीति के साथ हम लोग पूरा जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 14,146 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं कोविड के। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,788 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.10% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 1,95,846 हुई। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.42% दर्ज की गई। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.29% रही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ
साथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। टीकाकरण अभियान में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान के 274वें दिन 41,20,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने शनिवार को भारत को कोरोना महामारी के खिलाफ एक सफल टीकाकरण अभियान के लिए बधाई दी। डेविड मलपास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और वैक्सीन उत्पादन और वितरण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। विश्व बैंक ने एक बयान में कहा कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर भारत के प्रयासों पर भी चर्चा की। मलपास ने वैक्सीन उत्पादन और वितरण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। आइए अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर से कोविड-19 की अपडेट पर। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक 24 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 21 करोड़ 83 लाख से अधिक लोग कोविड को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया भर में कोविड से मरने वालों की संख्या 49,10,000 के पार हो चुकी है। अमेरिका कोविड से सबसे बुरी तरह प्रभावित है। अमेरिका में कोविड संक्रमण के मामलों की संख्या 4 करोड़ 57 लाख से ऊपर है। वहीं अब तक 7,44,000 से अधिक लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स प्रांत में 3 साल की उम्र से ऊपर के बच्चों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। अर्जेंटीना सरकार ने 3 से 11 साल के बच्चों को कोविड टीके की खुराक देने के लिए 450 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया है। अर्जेंटीना पिछले 300 दिनों के अंदर ब्यूनस आयर्स प्रांत में कोविड टीके की 21 मिलियन खुराक प्रदान करने में कामयाब रहा है। अर्जेंटीना में कोविड के मामलों में कमी आई है। देश में अब तक 1,15,000 से अधिक मौतों के साथ बीमारी के 52,72,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान की सीमा में अफगानिस्तान के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के बाद संकट की स्थिति पैदा हो गई है। सीमा बंद होने से पाक सीमा प्रवेश चौकी की तरफ जाने वाले लोग लगातार जान गंवा रहे हैं। अफगान सीमा पर तैनात गश्तकर्मियों का कहना है कि डिहाइड्रेशन के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल सका। पाकिस्तान ने स्वास्थ्य क्षेत्र समेत कई सार्वजनिक सेवाएं भी रोक दी हैं। इस बीच तालिबान सरकार पाकिस्तान से मानवीय आधार पर सीमा खोलने का आह्वान कर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे कारोबारियों को सहारा दिया है। ये योजना ऐसे लाखों छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हुई है जो कम पूंजी में अपना व्यापार चला रहे हैं। कोरोना काल में जब इन व्यापारियों को पूंजी की कमी समस्या से जूझना पड़ रहा था, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने इन्हें मदद दी। इस योजना ने छोटे कारोबारियों को साहूकारों की चुंगल से छुटकारा दिलाया और उन्हें अपना रोजगार फिर से शुरू करने में मदद दी। देखिए यूपी से प्रयागराज से ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की, ताकि देश के छोटे कारोबारियों को अपने व्यवसाय में पूंजी की कमी का सामना न करना पड़े। इस योजना की मदद से छोटे कारोबारियों को साहूकारों के जाल से मुक्ति मिली। साथ ही पीएम मुद्रा योजना ने छोटे कारोबारियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और इसे बढ़ाने में भी काफी मदद की। प्रधानमंत्री द्वारा जो बैंक है, हमके इस द्वारा बहुत सुविधा हो गया, मिल गया।
जो पैसा हमको मिला अपने हम व्यापार में लगाए, जो अमोस समोस से हमको छुटकारा मिल गया, और नहीं तो मैं बहुत परेशान रहती थी। मुद्रा लोन किराने की दुकान लिए हैं और बड़ी अच्छी योजना है, सबको लेनी चाहिए। कोई ब्याज कम है नहीं है और न कोई दौड़ धूप करना पड़ा, बड़े आराम से मिल गया, कोई लेना देना पड़ा किसी को। मुद्रा योजना के दो मुख्य मकसद हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से ऋण देना और दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना। मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। इनमें शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन शामिल हैं। शिशु मुद्रा लोन के तहत 50,000 रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। वहीं किशोर मुद्रा लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। तरुण मुद्रा लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। ना साहूकार के चक्कर में फंसना पड़ा, ना किसी के। हमको बैंक के द्वारा बड़े आराम से, ना कोई ज़्यादा झंझट ना कुछ, बड़े आराम से हमने ले लिया। सभी को इसको लेना चाहिए, इसका उचित लाभ उठाएं। मुद्रा योजना ने छोटे दुकानदारों को व्यापार में पूंजी की कमी की समस्या से मुक्ति दिलाई है। कोरोना काल में जब छोटे व्यापारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हुआ तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने इन्हें सहारा दिया। प्रयागराज से उमाशंकर गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।